Good morning, students. Our next point is economy, agriculture, urbanization and commerce. अर्थव्यवस्था, कृषि, शहरीकरण और व्यापार. हमें पेज नंबर 91 से शुरू करना है. एग्रीकल्चर वॉज द प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन ऑफ द सेटल्ड पॉपुलेशन इन द न्यूली कॉन्कर्ड टेरिटरीज. कल हमने पढ़ा था कि दोबारा से जेरूसलम जो था वो मुस्लिम शहर बन गया था. तो बहुत बड़ा एक एम्पायर बन गया मुस्लिमों के अधीन. तो उसमें जो एग्रीकल्चर थी, ज्यादातर जो जनसंख्या थी वो उनका मुख्य व्यवसाय था कृषि. जीते हुए जो नए प्रदेश थे वहां पर द इस्लामिक स्टेट मेड नो चेंजेस इन दिस. तो इस्लामी राज्यों ने इसमें कोई बदलाव नहीं किया. जो कृषि जैसी थी पहले वैसे ही चलती रही. लैंड वॉज ओन्ड बाय बिग एंड स्मॉल पीजेंट्स एंड इन सम केसेस बाय द स्टेट. और जो भूमि के ऊपर जो मालिकाना हक था वो छोटे और बड़े दोनों तरह के किसानों का था और कहीं कहीं पर राज्यों का अधिकार था. इन इराक एंड ईरान, इराक और ईरान में लैंड एग्जिस्टेड इन फेयरली लार्ज यूनिट्स. जो भूमि थी वो बड़ी बड़ी इकाइयों में मौजूद थी. कल्टिवेटेड बाय पीजेंट्स, जिसके ऊपर किसानों द्वारा खेती की जाती थी. द स्टेट ओनर्स collected taxes on behalf of the state during the Sasanian as well as Islamic period. एस्टेट ओनर होता है जो जमींदार होते हैं. तो जमींदार जो थे वो राज्य की तरफ से टैक्स इकट्ठा करते थे ससानी और इस्लामिक पीरियड में. इन एरियाज that had moved from a pastoral to a settled agricultural system, land was the common property of the village. जहां वो एरियाज जहां पर पेस्टोरल से सेटल्ड एग्रीकल्चरल सिस्टम स्थापित हो गया था, यानी कि चरागाहों से चेंज होके जो भूमि थी वो कृषि योग्य बना ली गई थी. वहां पर जो प्रॉपर्टी होती थी वो गांव की साझी होती थी, यानी कि जो भी भूमि तैयार की जाती थी खेती के लिए वो सारे लोगों की कॉमन प्रॉपर्टी होती थी. फाइनली बिग एस्टेट्स दैट वर एबंडन्ड बाय देयर ओनर्स आफ्टर द इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट वर एक्वायर्ड बाय द स्टेट. और अंत में जो बड़े बड़ी जागीरें थी, जमीन थी, लैंड थी जो उनके मालिकों के द्वारा छोड़ दी गई थी, उसमें इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट के बाद यानी कि इस्लामी विजयों के बाद उसको राज्य ने एक्वायर कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया. एंड हैंडेड ओवर मेनली टू द मुस्लिम एलिट्स ऑफ द एम्पायर. और जो साम्राज्य के धनी मुस्लिम थे, अमीर मुस्लिम थे, उनके हाथों में दे दी. पर्टिकुलरली मेंबर्स ऑफ द खलीफाज फैमिली, मुख्य रूप से खलीफा के जो परिवार के सदस्य थे उनको ये भूमि दे दी गई जो उनके मालिकों ने छोड़ दी थी. द स्टेट हैड ओवरऑल कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड्स. और राज्य का ही पूरा नियंत्रण था इस कृषि योग्य भूमि पर. डिराइविंग द बल्क ऑफ इट्स इनकम फ्रॉम लैंड रिवेन्यू वंस द कॉन्क्वेस्ट वर ओवर. जब जीत जो थी, विजय जो थी, जब वो खत्म हो गई थी तो लैंड रिवेन्यू से वो अपनी इनकम प्राप्त करता था स्टेट. द लैंड्स कॉन्कर्ड बाय द अरब्स दैट रिमेन्ड इन द हैंड्स ऑफ द ओनर्स वर सब्जेक्ट टू अ टैक्स, खराज. जो भूमि अरबों ने जीती थी और जो उसके मालिकों के हाथ में ही रही उनको खराज नाम का एक टैक्स देना पड़ता था. विच वेरिड फ्रॉम हाफ टू अ फिफ्थ ऑफ द प्रोड्यूस, जो एक समान नहीं था अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ कल्टीवेशन. जो जैसी पैदावार होती थी उस कंडीशन के अनुसार यह कहीं पर 1/2 यानी कि आधा होता था प्रोड्यूस का, कहीं पर 5वां हिस्सा होता था प्रोड्यूस का. ऑन लैंड held or cultivated by Muslims, the tax levied was 1/10. और जो जमीन मुस्लिमों के द्वारा कल्टीवेट की जाती थी या मुस्लिमों के द्वारा खेती की जाती थी उस टैक्स पर जो उस भूमि पर जो टैक्स देना पड़ता था वो 1/10 होता था, यानी कि टोटल प्रोड्यूस का 1/10 भाग. When non-Muslim started to convert to Islam to pay lower taxes. तो इसका एक नुकसान क्या हुआ, ज्यादातर जो गैर मुस्लिम लोग थे उन्होंने अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, यानी कि मुस्लिम बनने लगे क्योंकि उनको कम टैक्स देना पड़ता था. दिस रिड्यूस द इनकम ऑफ द स्टेट. इससे राज्य को नुकसान हुआ क्योंकि उसकी आय कम हो गई. टू एड्रेस द शॉर्टफॉल द खलीफ्स फर्स्ट डिस्करेज्ड कन्वर्जेंस एंड लेटर एडोप्टेड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन. तो इससे राज्य ने क्या किया, खलीफा ने क्या किया, इस कमी को पूरा करने के लिए उसने कन्वर्जन को डिस्करेज किया, यानी कि उसने धर्म परिवर्तन पर रोक लगा दी.
और बाद में उसने एक यूनिफॉर्म पॉलिसी यानी कि सभी के लिए एक समान नीति टैक्स कलेक्ट करने की वो अपनाई। फ्रॉम द 10th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, और 10th सेंचुरी के बाद द स्टेट ऑथराइज्ड इट्स ऑफिशियल्स टू क्लेम देयर सैलरीज फ्रॉम एग्रीकल्चरल रिवेन्यूज फ्रॉम टेरिटरीज कोल्ड इक्ताज रेवेन्यू असाइनमेंट्स। जो राज्य थे उन्होंने अपने अधिकारियों को अधिकृत किया कि वो अब अपनी सैलरी कहाँ से लेंगे, एग्रीकल्चरल रिवेन्यू से लेंगे, यानी कि कृषि से जो उनको आय होगी, इनकम होगी या टैक्स मिलेगा, उससे उनको अब सैलरी मिलेगी, जो प्रदेशों से जो भी रिवेन्यू मिलेगा, जिसको इक्ता कहा जाता था, और ये रिवेन्यू का ही एक पार्ट था, असाइनमेंट था। एग्रीकल्चरल प्रोस्पेरिटी वेंट हार्ड इन हैंड विद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जो जहां अगर मुस्लिम राज्य में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो एग्रीकल्चर में भी प्रोस्पेरिटी आएगी, यानी कि राजनीतिक स्थिरता के साथ ही कृषि में भी समृद्धि हुई। इन मैनी एरियाज स्पेशली इन द नील वैली, बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जैसे कि नील घाटी जो थी, ये नील रिवर जो है मिस्र में, इजिप्ट में, वहां की बात हो रही है। द स्टेट सपोर्टेड इरिगेशन सिस्टम्स, द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड कैनाल्स एंड द डिगिंग ऑफ वेल्स। राज्य ने क्या किया, वहां सिंचाई को बढ़ावा दिया, सिंचाई व्यवस्था को, और बांध बनाए, नहरें बनाई और कुएं खोदे। ओफन एक्विप्ड विद वाटर व्हील्स और नोरिया, जिसमें पंचक्की लगी होती थी और नोरिया लगा होता था। ऑल ऑफ विच वर क्रूशियल फॉर गुड हार्वेस्ट, जो अच्छी फसलों के लिए जो क्रूशियल होती थी, इंपॉर्टेंट होती थी। इस्लामिक लॉ गिव टैक्स कंसेशन टू पीपल, यानी कि इस्लामी जो कानून बनाया गया उसने लोगों को टैक्स में छूट दी। किन लोगों को? हु ब्रोट लैंड अंडर कल्टीवेशन, जिन लोगों ने पहली बार भूमि को कल्टीवेशन के योग्य बनाया, यानी कि जिन लोगों ने पहली बार जो खाली पड़ी भूमि थी उस पे खेती करनी शुरू की, तो उनको टैक्स में छूट दी गई। थ्रू पीजेंट इनिशिएटिव्स एंड स्टेट सपोर्ट, किसानों की इस नई शुरुआत के द्वारा और जो राज्य का सहयोग मिला उसके द्वारा कल्टीवेबल लैंड एक्सपेंडेड एंड प्रोडक्टिविटी रोज, जो भी कल्टीवेबल लैंड थी यानी कि कृषि योग्य भूमि थी वो बढ़ गई और उत्पादन भी बढ़ गया। इवन इन द एब्सेंस ऑफ मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, और जबकि कोई भी मुख्य तकनीकी बदलाव नहीं आया उसके बिना ही ये प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। मैनी न्यू क्रॉप्स सच एज कॉटन, ऑरेंज, बनानाज, वाटरमेलन, स्पिनच एंड ब्रिंजल्स वर ग्रोन एंड इवन एक्सपोर्टेड टू यूरोप। बहुत सारी नई नई फसलें उगाई गई जैसे कि कपास, संतरा, बनाना, वाटरमेलन, तरबूज, स्पिनच, ब्रिंजल यानी कि बैंगन, तो ये उगाई गई और यूरोप में भी भेजी गई, एक्सपोर्ट की गई। इस्लामिक सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ड एज द नंबर ऑफ सिटीज ग्रू फिनोमिनली, जो इस्लामिक सभ्यता थी वो फली फूली जैसे ही नए नए शहर विकसित हुए। मैनी न्यू सिटीज वर फाउंडेड mainly to settle Arab soldiers who formed the backbone of local administration। बहुत सारे नए नए शहर जो थे वो बसाए गए, स्थापित किए गए, मुख्य रूप से जो अरब सैनिक थे उनको बसाने के लिए, और इन अरब सैनिकों को झुंड कहा जाता था, जो कि स्थानीय प्रशासन की रीढ़ बने, बैकबोन बने। अमंग दिस क्लास ऑफ गैरिसन सिटीज, यानी कि इन फौजी शहरों के बीच में कोल्ड मिस्र, जिसको मिस्र कहा गया, मिस्र जो है वो अरेबिक नेम है इजिप्ट के लिए, वैसे इजिप्ट कहा जाता है इस शहर को, पर अरबी भाषा में इसको मिस्र कहा जाता है। वर खूफा एंड बसरा इन इराक के कोफा और बसरा इन फौजी शहरों में शामिल थे। एंड फुस्तात एंड कैरो इन इजिप्ट, और इजिप्ट यानी कि मिस्र में फुस्तात और कैरो। विद इन हाफ अ सेंचुरी ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट as the capital of Abbasi Caliphate 800, the population of Baghdad had reached around 1 million। और जब अब्बासी खलीफेट शुरू हुआ था, ये 750 में शुरू हुआ था, तो उसके 50 सालों के अंदर ही जो बगदाद की जनसंख्या थी वो 10 लाख, 1 million इज इक्वल टू 10 lakhs, वो 10 लाख तक पहुंच गई थी। Alongside these cities were older towns, और इन शहरों के साथ साथ जो नए शहर बसाए गए थे इनके साथ साथ पुराने शहर भी थे, जैसे कि दमिश्क, इस्फहान,
समरकंद, विच रिसीव्ड अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, जिनको एक नया जीवन मिल गया था, यानी कि ये भी विकसित होने लगे थे। देयर साइज एंड पॉपुलेशन सर्स्ट, सपोर्टेड बाय एन एक्सपेंशन इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड रॉ मटेरियल। इनका आकार और जनसंख्या भी बढ़ गई। किससे बढ़ गई? जैसे जैसे प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन यानी कि अनाज का उत्पादन बढ़ने लगा, कच्चा माल भी बढ़ने लगा, जैसे कि कॉटन, शुगर फॉर अर्बन मैन्युफैक्चरर्स। मैन्युफैक्चर होते हैं जो निर्माण करते हैं किसी वस्तुओं का, थिंग्स का। तो जो शहरी मैन्युफैक्चरर थे उनके लिए कॉटन, शुगर ऐसे जो रॉ मटेरियल थे या फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन था वो बढ़ गया, जिसके सपोर्ट मिला इन शहरों को, और इन शहरों की जो जनसंख्या थी और जो साइज था वो मतलब उसमें वृद्धि हो गई। अ वास्ट अर्बन नेटवर्क डेवलप्ड, एक बहुत बड़ा शहरी नेटवर्क विकसित हो गया। लिंकिंग वन टाउन विद अनदर, जो एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ता था। एंड फॉर्मिंग अ सर्क्यूट, और एक कारोबार बनाता था। एट द हार्ट ऑफ द सिटी वर टू बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स होता है एक ग्रुप, यानी कि दो बिल्डिंग का एक ग्रुप था शहर के बिल्कुल हार्ट में, सेंटर में। रेडिएटिंग कल्चरल एंड इकोनॉमिक पावर, जो सांस्कृतिक और इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक शक्ति का प्रसार करता था। द कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क, कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क होती है एक ऐसी मस्जिद जहाँ पे ग्रुप में नमाज पढ़ी जाए। मस्जिद अल जामी, बिग इनफ टू बी सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, और ये इतनी बड़ी होती थी कि इसको दूर से देखा जा सकता था, ये कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क। एंड द सेंट्रल मार्केट प्लेस, और बिल्कुल शहर के बीच में एक मंडी या फिर कोई बाजार होता था जिसको सुक कहा जाता था। विद शॉप्स इन अ रो, जिसमें लाइन में दुकानें होती थी। मर्चेंट्स लॉगिंग्स, लॉगिंग्स मीन्स घर यानी कि मकान, व्यापारियों के घर होते थे। फंदूक इनको कहा जाता था। एंड द ऑफिस ऑफ द मनी चेंजर, मनी चेंजर जो सराफ होते हैं उनके कार्यालय होते थे, ऑफिसेस होते थे। द सिटीज वर होम्स टू एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड स्कॉलर्स एंड मर्चेंट्स हु लिव्ड क्लोज टू द सेंटर, और ये जो शहर थे और कौन होता था इनमें? एडमिनिस्ट्रेटर्स, यानी जो प्रशासक होते थे शासन को चलाने वाले, विद्वान और व्यापारी, इन सब के घर होते थे इन शहरों में, जो कि इस सेंटर के बिल्कुल पास रहते थे। जो सेंटर मतलब जो शहर का बीच का पार्ट था। ऑर्डिनरी सिटीजन्स एंड सोल्जर्स हैड देयर लिविंग क्वार्टर्स इन द आउटर सर्कल, जो बाहरी सर्कल होता था, बाहरी घेरा होता था, तो साधारण जो नागरिक होते थे और सैनिक वो उस आउटर सर्कल में अपने क्वार्टर बनाते थे। ईच फिटेड विद इट्स ओन मॉस्क, चर्च और साइनेगोग, प्रत्येक जो घर होता था उसकी अपनी एक मस्जिद होती थी या चर्च या फिर साइनेगोग। साइनेगोग होता है जूइश टेम्पल, यानी कि यहूदियों का प्रार्थना घर। तो जो जिस धर्म से रिलेटेड था तो उनके घर से अटैच हुआ, मतलब उसी तरह का ही एक प्रार्थना घर होता था। सब्सिडियरी मार्केट, सब्सिडियरी मार्केट मीन्स एक स्मॉल मार्केट। एंड पब्लिक बाथ, पब्लिक बाथ हमाम जिसको कहा जाता था, यानी कि सार्वजनिक स्नानागार। एन इम्पोर्टेंट मीटिंग प्लेस, और इसके अलावा वहाँ पे एक ऐसा मीटिंग प्लेस भी था जहाँ पे सब लोग मीटिंग करते थे इकट्ठे होकर। एट द आउटस्कर्ट्स वर द हाउसेज ऑफ द अर्बन पुअर, अ मार्केट फॉर ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ब्रॉट फ्रॉम द कंट्री साइड। और शहर के बाहरी जो इलाके होते थे वहाँ पर अर्बन पुअर, शहर के गरीब जो लोग होते थे उनके घर होते थे। वहाँ हरी सब्जी और फलों की एक मार्केट होती थी जहाँ जो सब्जियां और फल हैं वो कंट्री साइड में ग्रामीण एरिया से आते थे। कैरावैन स्टेशन, कैरावैन होता है काफिला, जब कोई व्यापार करने के लिए काफिले में निकलता है तो बहुत सारी गाड़ियां होती हैं, ये जैसे घोड़ा गाड़ी हो गई या बैलगाड़ी, तो इसको कैरावैन कहते थे। तो वहाँ स्टेशन होता था इसका जहाँ से ये सब मिलती थी। एंड अनक्लीन शॉप्स, और वहाँ दुकानें ऐसी थी जो स्वच्छ नहीं होती थी। सच एज दोज डीलिंग इन टैनिंग और बुचरिंग, जैसे कि ऐसी दुकानें, टैनिंग होता है चमड़े को साफ करना और बुचरिंग होता है कसाई की दुकान। तो इस तरह की दुकानें बाहर के एरिया में होती थी शहर के। बियॉन्ड द सिटी वॉल्स वर इंस फॉर पीपल टू रेस्ट, और शहर के जो दीवारें हैं उनसे बाहर की तरफ इंस होती थी। इंस मीन्स रेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस फॉर पीपल टू रेस्ट।
ये सराय बोलते हैं इनको। तो ये लोगों के लिए रेस्ट करने के लिए सराय बनी होती थी शहर की दीवारों के बाहर। व्हेन द सिटी गेट्स वर शट एंड सिमेट्रीज, और ये कब काम आती थी? जब शहर का जैसे इवनिंग के टाइम जो मेन गेट होता था वो बंद हो जाता था, तो यहाँ इन इंस में या सराय में लोग रेस्ट करते थे। देयर वर वेरिएशन ऑन दिस टाइपोलॉजी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लैंडस्केप, पॉलिटिकल ट्रेडिशंस एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स। और वेरिएशन यानी कि अंतर थे इस टोपोलॉजी में। टोपोलॉजी मीन्स मैप, जैसे जो नक्शा तैयार किया जाता था शहर का, वो किस पे डिपेंड करता था? एक तो वहाँ की लैंडस्केप जो जैसी थी, यानी कि जो जमीन थी, भूमि थी, वो भूदृश्य कैसा होता था, वहाँ पे राजनीतिक परंपराएं कैसी थी या ऐतिहासिक घटनाएं, इन सब के आधार पर ही एक नक्शा तैयार होता था शहर का।